यदि किसी परीक्षा का सिलेबस काफ़ी विस्तृत हो तो उसकी एक सही रणनीति यह होती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करके अपनी तैयारी को कम से कम समय में मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर जो कि विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यदि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह प्रश्न राजकीय पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती 2012 के प्रश्न पत्र से संबंधित है। इसमें हम 25 प्लस प्रश्न हल करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करें और अपने ज्ञान का भी परीक्षण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी? छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, तो इनकी राजधानी थी ऑप्शन बी रायगढ़। रायगढ़ की यदि बात करें तो रायगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध दुर्ग है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था और 1674 में छत्रपति शिवाजी ने इस दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रायगढ़। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋषभदेव। तो ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी की बात करें तो यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। और पार्श्वनाथ जैसे कि आपने सुना होगा, ये 23वें तीर्थकर थे। कुल 24 तीर्थकर हुए थे और पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें हल करिए, आराम से पूरी वीडियो देखिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 फरवरी सन 2000। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी 15 फरवरी 2000 को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलता है? अशोक, आपने इनका नाम अवश्य सुना होगा। तो इनका एक अभिलेख है उत्तराखंड में, वह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कालसी। कालसी जो कि देहरादून जनपद में पड़ता है। तो यहाँ पर अशोक का शिलालेख बनाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है उत्तराखंड की परीक्षाओं में। अगला प्रश्न, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो ये पुस्तक है एक और इसके लेखक का नाम हमें यहाँ पर बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है अकबरनामा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर की लगभग ऊंचाई है। यहाँ पर ट्रोपोस्फियर लिखा गया है और हमें ये बताना है कि इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है। ट्रोपोस्फियर का मतलब हिंदी में होता है क्षोभ मंडल। आपने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बृहद मंडल ये सुने होंगे। ओजोन मंडल भी आपने सुना होगा। तो हमारे वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर या जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं की लगभग ऊंचाई है, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए 11 किलोमीटर तक।
तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 11 किलोमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई होती है। तो ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली सतह है, सबसे जो नीचे की सतह है उसे ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बृहद मंडल। तो 5 मंडल होते हैं और कई सब मंडल होते हैं। सब मंडल में जैसे ओजोन मंडल इसके अंतर्गत आता है। और ये ट्रोपोस्फियर या जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, यह पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 10-11 किलोमीटर तक फैली हुई है और समताप मंडल की निचली सीमा तक होती है, यानी इस सीमा तक, जो इस समताप मंडल उसके तुरंत बाद होगा वहाँ तक इसकी सीमा लगी होती है। बारिश, हवा, पानी, आर्द्रता, जो भी क्रियाएं होती हैं मौसम से संबंधित, वह क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो आप ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा। मानव जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कई वर्षों से पूछा जाता रहा है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी थी, इस प्रश्न में हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस का नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मानव जनसंख्या का सिद्धांत दिया। मानव जनसंख्या का सिद्धांत देने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे टी.आर. माल्थस। उन्होंने अपनी पुस्तक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में जनसंख्या के बारे में उनके विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। तो आप ध्यान में रखिए, मानव जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले पहले अर्थशास्त्री थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, और उनकी एक पुस्तक है ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में लिखी गई थी। ध्यान में रखिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूमोकोनियोसिस एक बीमारी है जो पैदा होती है, एक बीमारी यानी एक डिजीज का नाम यहाँ पर दिया गया है न्यूमोकोनियोसिस। ये किस वजह से होती है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयले की धूल से। तो जो लोग कोयले की खदान में कार्य करते हैं, कोयला का खनन करते हैं, उनको अक्सर ये बीमारी होती है। कोयले की धूल से होने वाली बीमारी है न्यूमोकोनियोसिस। और इसके बारे में यदि थोड़ा सा जान लें तो इसे ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये बीमारी कोयले की धूल फेफड़ों में जम जाने के कारण होती है। कोयले की धूल जब फेफड़ों में जम जाती है उस वजह से ये बीमारी होती है। और यह बीमारी मूलतः कोयला खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों में होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम उत्तराखंड राज्य जीके की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी में भी हैं, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू स्टेट। लेक्चरर जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड भर्ती थी 2012 की, उस प्रश्न पत्र के प्रश्न हैं, आप इन्हें भी हल कर सकते हो। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो हम इन्हें बाइलिंगुअल हल कर सकते हैं। तो भाग 2 राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान, इसमें उत्तराखंड के प्रश्न हैं, ध्यान से इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की साक्षरता यानी महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो 2011 की सेंसस के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? कई बार पूछा जाएगा अधिकतम है, यहाँ पूछा गया है न्यूनतम है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल की महिला साक्षरता दर 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे कम है। कितनी है? 61.77 यानी 61.77 कम है। बाकी उधम सिंह नगर में 65.73, रुद्रप्रयाग में 70.94 और उत्तरकाशी की बात करें तो 62.23% था, लेकिन टिहरी में 61.77% महिला साक्षरता दर थी। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता है। कटारमल का सूर्य मंदिर आपने सुना होगा, यह अल्मोड़ा जनपद में है
तो इसमें किस देवता की पूजा होती है? ऑप्शन सी, सूर्य की। तो कटारमल का सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, तो इससे आप इसे समझ सकते हैं आसानी के साथ। यदि इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कटारमल के बारे में, ताकि आप और भी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकें। बाणादित्य के नाम से प्रसिद्ध यह पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के विशालतम एवं ऊंचे मंदिरों में से एक है। तो बाणादित्य के नाम से प्रसिद्ध है यह पूर्वाभिमुखी सूर्य मंदिर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण संभवतः मध्यकालीन कत्यूरी शासक कटारमल द्वारा कराया गया था। तो मध्य कत्यूरी शासक कटारमल ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसे कटारमल कहते हैं। यह इसे बाणादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वाभिमुख मंदिर है। उस समय मध्य हिमालय क्षेत्र में शासन कर रहे थे कौन? कत्यूरी शासक। यहाँ विभिन्न समूह में लगभग 45 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण अलग अलग काल में किया गया है। तो लगभग 45 छोटे बड़े मंदिर है, यहाँ पे मंदिरों का समूह है। आप कभी जाओ कटारमल के सूर्य मंदिर में घूमने तो आप देख सकते हैं। मंदिर की संरचना तीरथ है, जो वर्गाकार गर्भगृह के साथ नागर शैली के वक्र रेखीय, ठीक है, शिखर सहित निर्मित है। तो ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कटारमल ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि कत्यूरी शासक थे। पूर्वाभिमुखी मंदिर है और इसे बाणादित्य के नाम से भी जाना जाता है और सूर्य देव की इस मंदिर में पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाएगा नहीं है, कई बार पूछा जाएगा कम है। यहाँ पूछा गया है सर्वाधिक है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइन, जिसे चीड़ कहते हैं। तो पाइन का क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में इनमें से सबसे ज़्यादा है। पाइन चीड़ से ही लीसा निकलता है, आपने लीसा शब्द सुना होगा, तो वो चीड़ के पेड़ से निकलता है। अगला प्रश्न, प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है। किरात वंश आपने सुना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजी के रूप में। तो प्राचीन कालीन किरातों को राजी के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोघ भूति शासक था। अमोघ भूति का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुणिंद वंश का। तो अमोघ भूति किस वंश का शासक था? कुणिंद का। कुणिंदु ने उत्तराखंड में राज्य किया था, तो यह कुणिंद वंश का शासक था। थोड़ा सा यदि हम कुणिंद वंश के बारे में बात करें तो जानना जरूरी है इसके बारे में कि वास्तव में कुणिंद उत्तराखंड में कब आए। कुणिंद राजवंश प्राचीन हिमालय, उत्तराखंड और उत्तर भारत में लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास के शासक थे। तो उत्तर भारत और उत्तराखंड में लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी में ये लोग रहे और उत्तराखंड में सबसे पहले शासन करने वाली कुणिंद जाति थी। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली जाति कौन सी थी? कुणिंद। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तीसरी चौथी ईस्वी में इनका शासन रहा। प्रारंभ में कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। पहले तो ये मौर्यों के अधीन थे। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। तो कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने रजत और कांस्य की मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसमें देवी और मृग के चित्र अंकित होते थे। अमोघ भूति के मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी भागों पर अधिकार कर लिया। तो अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी भागों पर अधिकार कर लिया। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। इन्होंने तीसरी चौथी शताब्दी में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। तो उत्तराखंड में सबसे पहले शासन करने वाली जाति थी कुणिंद।
ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है उत्तराखंड लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में, तो ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर संबंधित था। प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर संबंधित था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी, कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से। तो जो प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर है उसका संबंध कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से रहा है। कत्यूरी वंश के बारे में भी आपने अवश्य सुना होगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। शुरू में लगभग 300 वर्षों तक इनकी राजधानी कहाँ पर रही? कार्तिकेयपुर में, जो कि जोशीमठ चमोली के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। कार्तिकेयपुर स्थान चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक में पड़ता था, वहाँ पर लगभग 300 वर्षों तक इनकी राजधानी रही। बाद में इनकी राजधानी बागेश्वर के कतूरी घाटी में स्थित बैजनाथ के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाएगी। तो बैजनाथ आपने देखा होगा, मंदिरों का समूह वहाँ पर है, गोमती नदी के किनारे पर, आपने अवश्य देखा होगा। इस राजवंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसे बाद में कत्यूरी वंश कहा गया, इसे कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। शुरू के लगभग 300 वर्षों तक इनकी राजधानी चमोली जनपद के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही और बाद में बागेश्वर के कत्यूर घाटी में स्थित बैजनाथ, या जिसे बैद्यनाथ कहते हैं, वहाँ पर इनकी राजधानी हस्तांतरित की गई। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 या 7 आप कह सकते हो, क्योंकि पेपर के प्रश्न हैं। प्रसिद्ध विशु मेला मनाया जाता है। विशु मेला आपने सुना होगा, उत्तराखंड में ये काफ़ी फेमस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जौनसार भाबर में। जौनसार भाबर जो कि देहरादून में भी लगता है और थोड़ा सा उत्तरकाशी वाले एरिया में भी इसका प्रचलन है। तो जौनसार भाबर में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मेला है विशु मेला। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कर या शुल्क उत्तराखंड सरकार द्वारा रोपित नहीं किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं किया जाता। तो 4 टैक्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा टैक्स या शुल्क उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? तो व्यापार कर है, आयकर है, मनोरंजन कर है, आबकारी शुल्क है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर। तो आयकर नहीं लिया जाता है, बाकी व्यापार कर, मनोरंजन कर और आबकारी कर ये लिया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका था। अब तो खैर जीएसटी आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें एक देश एक कर का जो सिद्धांत है उसे लागू किया गया है। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा ऐतवाल जानी जाती है। चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्वतारोहण से। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल एक पर्वतारोही है जिन्होंने कई ऊंची ऊंची पहाड़ियों को फाइट किया है। बिछेंद्रीपाल, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा ऐतवाल, इनका नाम आपने सुना होगा, ये पर्वतारोही हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन जिलों में मैग्नेसाइट खनिज की प्रमुखता है? मैग्नेसाइट एक खनिज है, तो उत्तराखंड के किन जिलों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बागेश्वर, चमोली एवं पिथौरागढ़। तो बागेश्वर में, चमोली में, पिथौरागढ़ में अधिकतम प्रमुखता से मैग्नेसाइट खनिज पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यदि इसके बारे में थोड़ा सा जान लें मैग्नेसाइट के बारे में, तो कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर कुमाऊं में, इनमें मैग्नेसाइट पाया जाता है। और यदि गढ़वाल मंडल की बात करें तो चमोली में मैग्नेसाइट का विशाल भंडार पाया जाता है।
ठीक है। इस खनिज का उपयोग लोहा इस्पात यानी आयरन, स्टील और सीमेंट कारखाने में विशाल भट्टी में ताप सहित ईंटों के रूप में किया जाता है। तो जो आयरन, स्टील यानी लोहा इस्पात और सीमेंट कारखाने होते हैं उसमें भट्टी में ताप सहित ईंटों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नेसाइट खनिज का। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न इंग्लिश में भी दिए गए हैं। बाइलिंगुअल वीडियो बन सकती है लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जो इंग्लिश माध्यम वाले हैं वो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आप इन्हें हल कर सकते हो अंग्रेजी माध्यम में भी, हिंदी माध्यम में भी। और यदि आपने हिंदी में वीडियो देख ली तो आप उसे इंग्लिश में भी आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल नाम से जाना जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड का कौन सा मेला है जिसे बग्वाल के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, देवीधुरा का मेला। तो देवीधुरा का मेले को बग्वाल के नाम से जाना जाता है। कल की वीडियो में भी मैंने इससे संबंधित कई जानकारी आपको दी थी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। बग्वाल मेला या देवीधुरा मेला का आयोजन जनपद चंपावत में देवीधुरा नामक स्थान पर मां वाराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। ठीक है, तो ये मेला कहाँ होता है? चंपावत में। कहाँ पर? देवीधुरा नामक स्थान पर। किस मंदिर में? मां वाराही देवी के मंदिर में। कब होता है? प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावणी पूर्णिमा को। स्थानीय बोली में इस मेले को आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं। तो जो वहाँ की क्षेत्रीय बोली है उसमें इसे आषाढ़ी कौतिक कहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस मेले की यह है कि इसमें एक दूसरों पर पत्थरों की वर्षा करते हैं, यानी एक खेमे के लोग दूसरे खेमे के लोगों पर पत्थर फेंकते हैं, यानी एक टीम के लोग दूसरे टीम के लोगों पर पत्थर फेंकते हैं, जिसमें उन खेमों को 4 नामों से जाना जाता है। पहला है चयाल, 4 खेमे होते हैं, तो पहला है चयाल, दूसरा है वालीक, तीसरा है गहड़वाल और चौथा है लमगाड़िया। तो 4 खेमे होते हैं जो आपस में बग्वाल खेलते हैं, चयाल, वालीक, गहड़वाल और लमगाड़िया। बग्वाल खेलने वाले लोगों को कहते हैं धोके। धोके तो जो 4 खेमे के लोग आपस में बग्वाल खेलते हैं, एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं, उन्हें धोके कहते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रश्न अच्छे से आपके समझ में आ चुका होगा। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देवीधुरा मेला। प्रतिवर्ष कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन। यदि आपको बग्वाल देखनी है तो आप जा सकते हैं रक्षाबंधन के दिन चंपावत। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? तो जो लेटेस्ट जनगणना हुई है 2011 की, उसके हिसाब से उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन सरल भी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं। ठीक है, लिंगानुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 963। इसे कहते हैं लिंगानुपात। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? जयानंद भारती का नाम सुना होगा, तो इन्होंने एक प्रसिद्ध आंदोलन चलाया, वह कौन सा था? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोला पालकी आंदोलन। तो डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व क्या था? जयानंद भारती ने। थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तव में ये आंदोलन कब चला, इसका मकसद क्या था। तो डोला पालकी आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों के इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण दुल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। यानी जो उच्च जाति के स्वर्ण जाति के दुल्हे होते थे उनको घोड़े पर बैठने की आज़ादी होती थी, लेकिन जो निचली जाति यानी दलित जाति के खासकर 80 वर्ग के लोग थे उनको डोली में, या जिसे डोला पालकी कहते हैं, उसमें बैठने का अधिकार नहीं होता था। तो इससे पहले उन्हें शादी पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था दलितों को,
जो 80 वर्ग के लोग थे उनको। इस आंदोलन के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास आंदोलन के बाद शिल्पकारों को यह अधिकार मिला। तो जयानंद भारती ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे डोला पालकी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में क्या दिया गया, जो दलित वर्ग के लोग थे उन्हें डोला पालकी में बैठने का अधिकार दिया गया अपनी शादी में। 1930 के आसपास यह आंदोलन हुआ था और इसका मकसद था सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों को डोला पालकी में बैठने का हक दिलाना और स्वर्णों के समान स्थिति प्राप्त करना। तो ऑप्शन सी डोला पालकी आंदोलन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 84 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड की सबसे पुरानी सैनिक छावनी है? तो सबसे पुरानी सैनिक छावनी कौन सी है इनमें से? तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको अवश्य आता होगा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा सबसे पुरानी सैनिक छावनी है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की? नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की? सही जवाब है ऑप्शन डी पी बैरन। तो पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। काफ़ी सरल प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, कई इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हमें इनको ध्यान से हल करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर पूछा गया है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? यानी जो टिहरी रियासत है उसका विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1949, 1949। काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रश्न काफ़ी सरल भी है। तो टिहरी राज्य आंदोलन के बाद राजा मानवेंद्र शाह ने, उस समय वहाँ के राजा मानवेंद्र शाह थे, उन्होंने 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त उत्तर प्रदेश का जिला बन गया। तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन टिहरी रियासत पर उस समय शासन करते थे पंवार या परमार वंश के शासक, और उस समय इसके शासक थे यानी यहाँ पर राजा थे मानवेंद्र शाह। तो 1 अगस्त 1949 को संयुक्त उत्तर प्रदेश का जिला बनकर टिहरी का भारत संघ में विलय हो गया। नहीं तो यहाँ पर किसका शासन था? परमार या परमार वंश का, जिसके शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद, कई बार न्यूनतम पूछा जाता है। तो मिनिमम भौगोलिक क्षेत्रफल किसका है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपावत। और यदि उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो चमोली सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तरकाशी है। चमोली का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है? लिपुलेख दर्रा, दर्रा क्या होता है? जिसे अंग्रेजी में पास कहते हैं, जो दो स्थानों को जोड़ता है, यानी एक प्रकार की एक घाटी आप कह सकते हो। ये जैसे चोटियाँ होगी, ये चोटियाँ होंगी, तो बी से जब आर पार आप जा सकते हो उसे कहेंगे दर्रा या पास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो लिपुलेख दर्रा किस जिले में है? पिथौरागढ़ जिले में। ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार वाले जनपद क्रमशः हैं। यानी कौन से दो जिले यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें से एक की जनसंख्या सर्वाधिक थी, एक की न्यूनतम थी, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिद्वार तथा रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी हरिद्वार की और सबसे कम रुद्रप्रयाग की।
तो हरिद्वार में जन घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, और क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और रुद्रप्रयाग में सबसे कम थी। इन 4 ऑप्शनों में तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे। आज का आखिरी प्रश्न, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदपुर गढ़ी। तो गढ़वाल के पंवार शासक या पंवार वंश, जिसे परमार वंश भी कहते हैं, इसे पंवार वंश या परमार वंश कहते हैं, तो इसकी प्रथम राजधानी बनी थी चांदपुर गढ़ी। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चांदपुर गढ़ी जनपद चमोली में सिमली के पास एक प्रसिद्ध मंदिर समूह है, जो कि पंचबद्री में आता है, आदि बद्री। तो आदि बद्री से थोड़ी सी दूरी पर ऊंचे टीले पर है चांदपुर गढ़ी। ठीक है, जनपद चमोली में आदि बद्री के पास चांदपुर गढ़ी है। यहाँ पर बात है 888 की, 888 की बात है। यहाँ का राजा उस समय था भानु प्रताप। भानु प्रताप यहाँ का राजा था। उनकी एक बेटी थी, और कहा जाता कि गुजरात के धारवाड़ से कनकपाल उत्तराखंड आए, धार्मिक यात्रा के मकसद से उत्तराखंड आए, और यह चांदपुर गढ़ी के राजा को मिले। यहाँ पर इन्होंने विश्राम किया। फिर बात ये हुई कि कनकपाल की शादी हुई भानु प्रताप की बेटी से। उसके बाद कनकपाल यहीं रहा, और इन्होंने 888 से 1949, 1 अगस्त 1949, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 1 अगस्त 1949 को टिहरी का उत्तराखंड की तरफ से उत्तर प्रदेश में विलय हुआ, भारत संघ में विलय हुआ। तो 888 से 1949 तक पंवार या परमार वंश के 60 राजा हुए, जिन्होंने उत्तराखंड में राज किया। ठीक है, बाद में अजय पाल ने, जो कि 37वें राजा थे, पंवार या परमार वंश के 37वें राजा अजय पाल ने गढ़वाल का एकीकरण किया, और गढ़वाल शब्द भी अजय पाल ने ही दिया। जो खेतों में ओड़ा डाला जाता है बंटवारे के लिए, तो ओड़ा की प्रथा भी अजय पाल ने चलाई। तो सबसे पहले राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, फिर यहाँ से इसे ले गए देवलगढ़, देवलगढ़ से ले गए श्रीनगर, श्रीनगर से ले गए टिहरी, जिसे बादशाही थौल कहते हैं टिहरी, जहाँ पर अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय भी है बादशाही थौल में। और यहाँ पर ले गए थे राजधानी को कौन? प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह। आपने 14 मई 1804 सुना होगा। तो 14 मई 1804 को गोरखाओं ने परमार या परमार वंश के शासक प्रद्युम्न शाह को मारा युद्ध में, खुड़बुड़ा के मैदान, जो कि देहरादून में, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई। फिर इनका जो पुत्र था सुदर्शन शाह, वह उस समय छोटा था, और उन्हीं के नेतृत्व में फिर राजधानी श्रीनगर से टिहरी ले जाएगी। फिर उससे टिहरी शासक या टिहरी रियासत कहते थे, और 1949 तक यह इन्हीं राजाओं के अधीन रही। 1949 में इसके राजा मानवेंद्र शाह थे। फिर 1 अगस्त 1949 को टिहरी का संयुक्त उत्तर प्रदेश में एक जिले के रूप में विलय कर दिया गया, और टिहरी भारत संघ का हिस्सा बन गया। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके समझ में आ चुकी होगी। यदि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर अवश्य करो, क्योंकि आपका शेयर, आपका लाइक, आपका एक एक कमेंट ही हमारे हौसलों को बुलंद रखता है। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को हल करने से यही फ़ायदा होता है कि आपकी तैयारी मजबूत बन जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।